नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज संडे का दिन है, उम्मीद है कि आप सभी आराम से अपने घरों में होंगे। तो इसी आराम के पल में आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए हैं हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे। आप देख पा रहे हैं अध्यापक सहायक रिक्रूटमेंट 2023। प्रिय साथियों, 2023 में अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें उच्च शिक्षा में, तो कोई बहुत बड़ी वैकेंसी अब तक निकल कर के नहीं आई है। हाँ, ये है कि कुछ बड़ी वैकेंसियाँ जो कि अभी कंटिन्यू हैं, जैसे अगर बिहार के ही संबंध में कहें, उत्तर प्रदेश के संबंध में कहें, तो बड़ी वैकेंसियाँ कंटिन्यू हैं, लेकिन 2023 में कोई बड़ी वैकेंसी अब तक देखने को नहीं मिली है। ये पहली बड़ी वैकेंसी है 531 पदों पर। आइए हम देख लेते हैं इसके लिए क्या-क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है और कौन इसे फिल कर सकते हैं और किन-किन विषयों में कितनी सीटें हैं। आप सबसे पहले तो ये देखिए अध्यापक सहायक रिक्रूटमेंट 2023 ये गुजरात स्टेट के द्वारा निकला हुआ है, कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये गुजरात सरकार के द्वारा निकला हुआ है। इसमें मुख्य-मुख्य क्या चीज़ें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखिए 12/9/2023 से 2/10/2023 यानी 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि इसमें 531 पद हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नीचे हम देखेंगे अंत में कि किन-किन विषयों में कितनी-कितनी सीटें हैं। मुख्य-मुख्य चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा जिससे कि आप रूबरू होंगे। एक चीज़ इसमें समझिए कि ये नियुक्ति प्रक्रिया भी इंटरव्यू प्लस एकेडमिक इंडेक्स के आधार पे हो रही है, जैसे कि हाल के दिनों में हमने बिहार में देखा, बिहार में भी इंटरव्यू प्लस एकेडमिक इंडेक्स के आधार पे हो रही है। और ये नियुक्ति प्रक्रिया भी यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के ही तहत हो रही है। आप देख पा रहे हैं ये गैजेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 18 जुलाई 2018 को निकला था, उसी के तहत हो रही है नियुक्ति प्रक्रिया भी, यानी यूजीसी रेगुलेशन 2018। समय-समय पे यूजीसी अपने-अपने स्तर से रेगुलेशन निकालते रहते हैं पूरे देश में हायर एजुकेशन को कंडक्ट करने के लिए, संचालन करने के लिए। इसमें मुख्य-मुख्य चीज़ें क्या हैं वो मैं देख लेता हूँ। आप एक चीज़ समझिए रेगुलेशन 2018 में क्या चीज़ें हैं, तो उसमें जैसे कि आपको पहले मैं रेगुलेशन 2018 दिखा देता हूँ कि उसमें क्या-क्या मुख्य चीज़ें हैं। देखिए रेगुलेशन 2018 में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एमफिल, पीएचडी, नेट जेआरएफ, नेट, स्लेट, सिट, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, पोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस अवार्ड, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड, स्टेट लेवल के अवार्ड, इन्हीं सब के आधार पे आपका ईपीआई तय होता है। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो समय-समय पे हर स्टेट अपने-अपने स्तर से उसमें संशोधन करते रहते हैं। जैसे अगर हम बिहार के ही संबंध में कहें तो यहाँ पे एमफिल पर कोई नंबर नहीं दिया जाता है, लेकिन गुजरात में एमफिल पर नंबर दिया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, अधिकतम 7 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप ग्रेजुएशन में अगर 80% से अबव हैं तो 21 नंबर, या तो फिर 60 से 80 हैं तो 19 नंबर, ठीक है? और इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में 23 नंबर है, ओके, 60 से 80 पर, और अधिकतम 25 नंबर है। बिलो हैं अगर तो 20 नंबर है, इसी तरह ग्रेजुएशन में अगर बिलो हैं 55 से 60 हैं तो 16, 45 से 55 हैं तो 10। एक चीज़ समझें, यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 55% होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 55% होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हैं या पीएच कैंडिडेट हैं, गुजरात से संबंधित है, तो वैसी स्थिति में आपका अगर 50% है तब भी आपको कंसिडर किया जाएगा। ओके। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे सबसे पहले एपीआई इंडेक्स पे चलूँ उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि आपके लिए जाननी ज़रूरी है वो जान लें, कि इसमें फॉर्म अप्लाई कौन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें फॉर्म अप्लाई या तो आप नेट, स्लिट या सिट हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा पीएचडी होल्डर हैं। किस तरह के पीएचडी होल्डर? प्रिय साथियों, देश में 2 तरह के रेगुलेशन से पीएचडी चल रही है, एक रेगुलेशन 2009 एक रेगुलेशन 2016। 9 और 16 क्या है? तो एक चीज़ समझें कि 11 जुलाई, आप देख पा रहे हैं 11 जुलाई 2009 को एक यूजीसी के द्वारा अमेंडमेंट होती है कि पीएचडी किस तरह की होनी चाहिए, क्या पीएचडी के नॉर्म्स होने चाहिए, राइट? तो 11 जुलाई 2009 के पहले जो पीएचडी किए हैं उनका क्या? तो उनके लिए एक सॉफ्ट रास्ता निकाला जाता है कि वो अगर 5 पॉइंट ये कवर अप करते हैं। 5 पॉइंट में क्या-क्या है? कि उनकी पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड में होनी चाहिए, ठीक है? पीएचडी थीसिस जो है अवार्ड जब हो रही हो तो उस समय 2 एक्सटर्नल द्वारा एग्ज़ामिन किया होना चाहिए। पीएचडी के समय आपका वाइवा होना चाहिए, ठीक है? और एक ओपन वाइवा होना चाहिए, और चौथा ये है कि कैंडिडेट 2 रिसर्च पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड, कैंडिडेट्स हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर, यानी 2 रिसर्च पेपर उनका पब्लिश्ड होना चाहिए, ओके? वो पीएचडी वर्क से रिलेटेड ही होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ओके? और आखिरी जो है कि द कैंडिडेट हैड प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर, 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। किस तरह के कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में? ये इस कॉन्फ्रेंस या सेमिनार यूजीसी या आईसीएसएसआर या आईसीसीएसआईआर
और एनी सिमिलर एजेंसी, यानी भारत सरकार की जो-जो एजेंसियाँ हैं, चाहे यूजीसी हो, आईसीएसएसआर हो, सीएसआईआर हो, आईसीएचआर हो और इस तरह की एजेंसियाँ, उनके द्वारा सेमिनार हुआ होना चाहिए। मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे न्यू रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उनको इस तरह के सेमिनार वगैरह नहीं उपलब्ध होते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाले समय में ठीक आज ही शाम तक या फिर अगले दिन आईसीएसएसआर स्पॉन्सर्ड सेमिनार के भी बारे में बताई जाएगी, जिसमें कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। खैर चलिए हम चलते हैं इस वैकेंसी पे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि रेगुलेशन 9 के तहत अगर पीएचडी है तो, अन्यथा अगर 2009 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी हैं तो उनको ये 5 पॉइंट कवर अप करना होगा। कुछ स्टेट जैसे बिहार में ही बात करें तो 11 जुलाई 2009 को जो रेगुलेशन आता है उसको अमेंडमेंट होने में देर लग जाता है, 2013 आ जाता है, 2014 आ जाता है। तो क्या ऐसे भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो सहूलियत नहीं दी गई है क्योंकि वो स्टेट की गलती है और स्टेट अपने स्तर पे वो अपने राज्य में वो सहूलियत दे सकता है, लेकिन अन्य स्टेट के द्वारा ऐसी चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। अगर आप 11 जुलाई 2009 के बाद पीएचडी किए हैं और इसके बावजूद आप रेगुलेशन 2009 के तहत पीएचडी नहीं है, केवल 5 पॉइंट आधारित आपकी पीएचडी डिग्री है, तो फिर आप मान्य नहीं हैं। ओके, रेगुलेशन 9 के अंतर्गत टोटल 11 पॉइंट कवर अप करने होते हैं और अगर आप रेगुलेशन 9 के तहत नहीं हैं तो आपकी पीएचडी काउंटेबल नहीं होगी। ठीक है? आगे हम देखिए इसमें देख लेते हैं इसमें क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 50% मार्क्स चाहिए होंगे किसके लिए, जो कि ये आपको कट ऑफ से रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि गुजरात राज्य के होंगे, रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड होंगे। ओके, इसमें मुख्य चीज़ें और क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आपने नीचे देखा कि एक सेकेंड मैं यहाँ पे नीचे जल्दी जल्दी स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आपके लिए कोई मुख्य खबर छूट ना जाए। तो आपने यहाँ पे देखा कि एमफिल पर 7 नंबर, पीएचडी पे 25 नंबर दिए जा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के संबंध मैंने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पे पीएचडी पे अधिकतम 25 मार्क्स दिए जा रहे हैं। नेट और जेआरएफ पे अधिकतम 10 नंबर दिए जा रहे हैं और नेट पर केवल 8 नंबर दिए जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखें कि रिसर्च पब्लिकेशन, कई जगह 5 रिसर्च पब्लिकेशन माँगे जाते हैं। झारखंड में तो 8 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन माँगे जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए केवल 3 रिसर्च पेपर माँगा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, यानी अधिकतम 2 नंबर एक रिसर्च पब्लिकेशन के, और जो है कि यानी 2 तिहाई 6 यानी 3 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन यहाँ पे चाहिए होंगे। एक चीज़ अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो टीचिंग पोस्ट के लिए है, यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ेंगे कि टीचिंग का एक्सपीरियंस किन्हें मिलेगा। तो जिनकी नियुक्ति यूजीसी के गाइडलाइन के तहत हुई है, उनकी उनको मिलेगा। वो भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल हों, गेस्ट टीचर हों, एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर हों, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको 10 नंबर यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है? जैसा कि नीचे आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें नोट डाउन है। टोटल एकेडमिक इंडेक्स कितने नंबर का है? तो ये टोटल एकेडमिक इंडेक्स 100 नंबर का है। 100 नंबर के आधार पे इनका टोटल एकेडमिक इंडेक्स निर्धारित होगा। इसके बाद मुख्य अगला दौर आता है आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए किन्हें बुलाया जाएगा? एक चीज़ समझिए, वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कह रखा है कि अगर जनरल कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं तो आपका कट ऑफ स्कोर 50 होना चाहिए। ठीक है? अगर आपका 50 मतलब क्या? यहाँ पे आपका जो एपीआई इंडेक्स बन रहा है, अगर आपका लेस देन 50 है और आप ओपन कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तब आपको इंटरव्यू के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और गुजरात के हैं तो वैसी स्थिति में आपको 45, ठीक है? आप देख पा रहे हैं, फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी 45। काइंडली नोट दैट द कैंडिडेट बिलो द एबव मेंशन्ड मेरिट मार्क्स विल नॉट बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर इससे आपका नीचे नंबर रिजर्व कैटेगरी के 45 से नीचे और ओपन कैटेगरी के 50 से नीचे कट ऑफ है, तो आपको इंटरव्यू के लिए या फिर वेरिफिकेशन राउंड में ही नहीं बुलाया जाएगा। इंटरव्यू तो दूर की बात है। आगे इसमें देख लेते हैं क्या है मुख्य चीज़ें। इसमें देखिए इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा, ऐसा होता है कि जैसे इसमें प्रत्येक सीट वाइज, एक सीट पर देखिए अगर किसी विषय के किसी स्पेशल कैटेगरी में एक सीट है सपोज दैट, तो वहाँ पे 6 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए अधिकतम 2 ही सीट है उस विषय के उस कैटेगरी में, तो उस 2 के रिस्पेक्टिव में अधिकतम 8 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 3 सीटें हैं, 3 सीट फिल करना है तो ऐसे में 10 लोगों को बुलाया जाएगा। और 4 से अगर अधिक सीट है तो पर सीट पर यहाँ पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा।
अगर आपके विषय में, आपके कैटेगरी में 4 सीट से अधिक सीटें हैं तो। ठीक है, हम नीचे देख लेंगे कि किस विषय में कितनी-कितनी सीटें हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक वेटिंग लिस्ट भी देखिए तैयार किया जा रहा है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड वेटिंग लिस्ट। ये अन्य राज्यों में नहीं देखने को मिलता है, कई राज्यों में जैसे बिहार के ही संबंध में कहें तो बिहार में वेटिंग लिस्ट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जॉइन करते हैं तो ठीक है, नहीं जॉइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वेटिंग करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। आगे इसमें देख लेते हैं क्या कहता है। अ एक चीज़ और, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा, ठीक है? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो। ये फॉर्म आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो www.rasche-guj.in. आप देख सकते हैं, एक बार फिर से नोट डाउन कर लें, www.rasche-guj.in. वैसे मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। एक चीज़ समझिए, जब आप इस लिंक के माध्यम से जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएँगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको एडवर्टाइज़मेंट भी देखने को मिलेगा। तो आप उसको काइंडली ध्यान से एक बार पढ़ लें, इसके बाद ही आगे अप्लाई करें। इसमें अधिकतम क्या है देखिए, ₹500 एप्लीकेशन फ़ी लग रहे हैं, ₹200 पीएच कैंडिडेट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, ठीक है? तो मुख्य-मुख्य चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दिया है, ये इंटरव्यू प्लस एकेडमिक मार्क्स के आधार पे रिज़ल्ट होगा। देखिए इसमें कुल कितनी-कितनी सीटें हैं, तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में 78 वैकेंट है, इंग्लिश में 58 है, ज्योग्राफी में 7, गुजराती में 61, हिंदी में 32। इसी तरह आप हिस्ट्री में देख पा रहे हैं 19 सीटें हैं, इंडियन कल्चर में 1 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 21 सीटें हैं, संस्कृत में 26 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 13 सीटें हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में 130 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें कॉमर्स में देखने को मिल रही है, स्टैटिक्स में 18 सीटें हैं, होम साइंस में 11 सीटें हैं, होम साइंस एफएसएन 3 सीटें हैं, इसी तरह होम साइंस टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में 2 सीटें हैं, होम साइंस फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में 1 सीटें, होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट में 1 सीटें, फिजिकल एजुकेशन में 1 सीटें, लॉ में 22 सीटें हैं, लॉ में अच्छी खासी सीटें निकल के आ रही हैं, जर्नलिज्म में 1, गुजराती मेथड में 1, इंग्लिश मेथड में 1, सोशल साइंस मेथड में 5, इसी तरह आपको साइंस मेथड में 2 और मैथ साइंस मेथड में यहाँ पे फिर से 2, मैथ्स मेथड में 1, सॉरी 5, और कॉमर्स अकाउंटेंसी और मेथड में 1, यानी कुल मिलाकर के 531 सीटें हैं। आपने जैसा कि देखा, हाँ, यहाँ पर अगर ओपन कैटेगरी के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे सीटें अलग-अलग निकल के आएँगी, आप देख पा रहे हैं। ये अलग-अलग विषय का यहाँ पे ओपन कैटेगरी और एससी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी में अलग-अलग हैं। तो आप इस एडवर्टाइज़मेंट को भी देख पाएँगे, डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा डाल दें, अन्यथा आप उस लिंक के माध्यम से जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएँगे तो वहाँ पे भी विज़िबल हो सकती हैं। तो ये रहा प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आज संडे का दिन है, आपके पास अवसर है, मौका है, आप अवसर को ना खोएँ और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक किया करें ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष आते रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे ताकि सूचनाएँ आपको समय पे उपलब्ध होती रहें। थैंक यू सो मच।